हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं लेकर आई हूँ इन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर निर्देशांक सूचकांक इंडेक्स नंबर एलिमेंट्री स्टैटिक्स बीए फिफ्थ सेमेस्टर के बुक का कंटेंट हम यहाँ देखेंगे। यह सलेबस और यह टॉपिक जो है जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों सब्जेक्ट में कंपलसरी है। मतलब आप सभी को दोनों जगह पढ़ने को मिल सकता है। और आप यदि इकोनॉमिक्स मेजर में पढ़ रहे हैं तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है आप सबको जानना निर्देशांक होता क्या है। तो इसका यहाँ अर्थ दिया हुआ है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बुक का कंटेंट अगर आप सभी को मिल गया एक बार तो बुक के कंटेंट से ही आप हर एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ग्रेजुएशन में क्या है, ज़्यादातर लोगों के पास बुक नहीं होती है, तो यहाँ पे मैं आप सभी के लिए बुक का कंटेंट ले आई हूँ। बुक में आप सभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, टॉपिक्स के बारे में जानेंगे और कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आप सभी को मिलेगा इसमें। तो ध्यान से एक एक पॉइंट नोट करते चलिए, देखते चलिए। तो अब यहाँ निर्देशांक का अर्थ बताया है, अर्थ दिया है। क्या होता है? वास्तव में निर्देशांक अथवा सूचकांक एक विशिष्ट प्रकार के माध्य होते हैं। इनका प्रयोग सामान्य मूल्य स्तर की प्रवृत्ति के माप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन स्तर, उत्पादन, राष्ट्रीय आय, औद्योगिक क्रियाओं आदि जिनका प्रत्यक्ष माप संभव नहीं है के सापेक्ष माप के लिए भी निर्देशांकों की सहायता ली जाती है। आगे हम देखते हैं निर्देशांक का उदाहरण यहाँ दिया है कि किस अर्थ में भली बात स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ दिया है, तालिका बनी हुई है जिसमें वर्ष दिया है और टेरिकॉट कपड़ा मूल्य प्रति मीटर में और सूती कपड़ा मूल्य प्रति मीटर में। दो पदों के बीच क्या है, डिफरेंट को बताया गया है कि किस सन में कितने प्रति मीटर उत्पादन यहाँ हुआ। तो उपयुक्त आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि समान समय अवधि में टेरिकॉट कपड़े के मूल्य 16 रुपये बढ़े और सूती कपड़े के मूल्य दर में 8 रुपये की वृद्धि हुई। यहाँ पर दिया हुआ है। इससे यह प्रतीत होता है कि टेरिकॉट कपड़े का मूल्य सूती कपड़े के मूल्य से अधिक बढ़ा है। तो यहाँ हम 1994 और 1996 के बीच डिफरेंट करें तो 40 में से 32 घटाएंगे तो 8 होगा और यहाँ 8 घटाएं और 12 तो यहाँ आगे देखते हैं। यदि हम 1994 को आधार वर्ष मानकर इस वृद्धि की गणना प्रतिशत में करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि टेरिकॉट के मूल्य में वृद्धि केवल 50% हुई है, जबकि सूती कपड़े के मूल्य में 100% की वृद्धि हुई है। अब निर्देशांक को दर्शाने के लिए संकेत क्या होते हैं यहाँ देखते हैं। तो निर्देशांक को संकेत में दर्शाने के लिए P1/P0 × 100। P1 क्या होता है? वर्तमान वर्ष का मूल्य होता है और P0 क्या होता है? आधार वर्ष का मूल्य होता है। ठीक, तो टेरिकॉट में हम देखेंगे कि वर्तमान मूल्य क्या था, यहाँ ऊपर दिया था ग्राफ टेबल में। यहाँ वर्तमान मूल्य क्या है? 48 है। यहाँ वर्तमान मूल्य 48 है और स्टार्टिंग का मूल्य यहाँ 32 है। तो वैसे ही वर्तमान मूल्य दूसरा हो जाएगा 16 और यहाँ 8। तो जब घटाएंगे तो ये हमें आंकड़ा मिल जाएगा। आगे देखते हैं। इस निर्देशांक से हम दो विवरण दे सकते हैं।
1998 टेरी कार्ड के मूल्य में 50% तक था। सूती कपड़े के मूल्य में 100% है। अर्थात वर्ष 1994 1CO है। अरे 1CO नहीं, 100 है। क्या है? आधार वर्ष 1994 बराबर 100। तो बी है, टेरी कार्ड तथा सूती कपड़े की मूल्य वृद्धि की सापेक्षिक तुलना यह दर्शाती है कि सूती कपड़े के मूल्य निर्देशित टेरी कार्ड से अधिक है। आगे है उदाहरण नेक्स्ट। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं जिनमें एक से अधिक वस्तुएं और उसके मापने की इकाइयां भी हैं। यहाँ मूल्य जो दिया है वस्तु की प्रति इकाई में दिया है 1988 से 1998 तक की। इस एग्जाम्पल से हम देख रहे हैं कि जो चावल, गेहूं, कपड़ा, पेट्रोल, शक्ति का मूल्य क्या है यहाँ स्थिर है। सारणी 5 में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं परंतु उनके मापन की इकाइयां भिन्न भिन्न है। इन समंकों में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए प्रत्येक इकाई की सापेक्ष परिवर्तन की गणना प्रस्तुत में करना आवश्यक हो जाता है। अब साधारण मूल्य निर्देशांक होता क्या है, किस उदाहरण से समझेंगे। आगे देखते हैं। निर्देशांक की परिभाषा है। तो निर्देशांक की परिभाषा ब्लेयर के अनुसार क्या है दिया, निर्देशांक एक विशिष्ट प्रकार के माध्य होते हैं। किसके अनुसार? ब्लेयर के अनुसार। नेक्स्ट है क्रॉक्सटन एवं काउंडेन के अनुसार क्या होता है। निर्देशांक की परिभाषा है निर्देशांक संबंधित चर मूल्यों के परिमाण में होने वाले अंतरों को मापने की पद्धतियां हैं। बार्डिंगटन के अनुसार निर्देशांक जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है संख्याओं के एक समूह की सामान्य प्रकृति का द्योतक होता है। तो कुछ अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने निर्देशांक की परिभाषाएं दी हुई हैं। अब हम देखेंगे निर्देशांक की विशेषताएं। निर्देशांक की विशेषता है संख्या द्वारा व्यक्त करना, दूसरा है माध्य के रूप में प्रस्तुत करना, तीसरा है सापेक्ष माप प्राप्त करना, चौथा है प्रतिशतों का माध्य, पांचवा है तुलना का आधार, आगे छठा है सर्वव्यापी उपयोगिता। उसके बाद निर्देशांक का उपयोग अथवा लाभ देखेंगे। तो उपयोग और लाभ यहाँ पर दिया है कि जीवन स्तर का सूचक होता है, औद्योगिक शांति की स्थापना करता है, आगे उत्पादन के घटने बढ़ने की सूचना कर देता है। उसके बाद है विदेशी व्यापार संबंधी ज्ञान, पांचवा है साधारण औसत मूल्य में स्थिरता, छठा है ऋणी तथा ऋणदाता को लाभ, सातवां है मौद्रिक नीति की सफलता, आठवां है आय परिवर्तन का अनुमान, नवा है व्यापारी के लिए उपयोगिता, दसवां है कर नीति में सहायता और 11वां है अन्य लाभ। तो ये हमने देखा यहाँ पर कुछ विशेषताएं और उसका निष्कर्ष। आगे देखेंगे हम निर्देशांकों की सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, तो अंतर्राष्ट्रीय तुलना संभव नहीं है। दूसरा है समय का अंतर, तीसरा है विशेष उद्देश्य, चौथा है ऐच्छिक भार, पांचवा है गणितात्मक सत्यता का अभाव। आगे देखते हैं फुटकर मूल्य निर्देशांक का अभाव, सातवां है केवल सापेक्ष अध्ययन, आठवां है विभिन्न निष्कर्ष। नेक्स्ट है निर्देशांकों का निर्माण किस तरीके से करते हैं। तो निर्देशांकों का निर्माण यहाँ पे कुछ बिंदुओं द्वारा बताया गया है। पहला है निर्देशांक का उद्देश्य, दूसरा है पदों या वस्तुओं का चुनाव, तीसरा है मूल्य उद्धरण प्राइस कॉन्स्टेंट, और चौथा है आधार का चुनाव तथा मूल्य अनुपातों का परिगणन, पांचवा है
माध्य का चुनाव। छठा है भारांकन विधि, सिस्टम ऑफ वेटिंग। तो पहला हम देखेंगे निर्देशांकों का उद्देश्य। तो निर्देशांकों का उद्देश्य क्या होता है? निर्देशांक की रचना किस उद्देश्य से की जा रही है यह स्पष्ट रूप से जान लेना आवश्यक है, क्योंकि इसकी रचना करते समय जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनका हल उद्देश्य के अनुसार ही किया जाता है। उदाहरण, सारे देश के लिए सामान्य मूल्य निर्देशांक बनाना हो तो वस्तुएं अधिक संख्या में चुननी होगी, और यदि केवल एक ही व्यापारी वस्तु जैसे कृषि उत्पादन की वस्तु की मूल्य की प्रवृत्ति का अध्ययन करना हो तो वस्तुएं कम संख्या में लेनी होगी। आगे देखते हैं। दूसरा है पदों या वस्तुओं का चुनाव, यहाँ पे डिटेल में बताया है। फिर तीसरा है मूल्य उद्धरण, जो कि डिटेल में बताया है, वो आप सभी नोट पॉइंट कर लीजिए। चौथा आधार वर्ष का चुनाव। उसके बाद मूल्य अनुपात निकालना। मूल्य अनुपात निकालना ये इम्पोर्टेंट है कि मूल्य अनुपात हम किस तरीके से निकालेंगे। तो मूल्य अनुपात की गणना करने में आधार वर्ष के मूल्य को 100 मान लिया जाता है, और फिर जिस वर्ष की कीमतों का निर्देशांक बनाना होता है उसकी कीमतों को आधार वर्ष की कीमतों के प्रतिशत में निकालते हैं, जो इस प्रकार निकाला जाता है। और है स्थिर आधार रीति। इस रीति में मूल्य अनुपात की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। प्रचलित वर्ष का अनुपात बराबर चल वर्ष का मूल्य बटे आधार वर्ष का मूल्य गुणे 100। वह भी है श्रृंखला आधार रीति में मूल्य अनुपात की गणना। तो मूल्य अनुपात बराबर चल वर्ष का मूल्य अपॉन पिछले वर्ष का मूल्य गुणे 100। अब पांचवा है माध्य मूल्य। तो माध्य मूल्य से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3-4 पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे हम अंकगणित माध्य का यूज करते हैं, गुणोत्तर माध्य का, मध्य का, हरात्मक माध्य का। ठीक, आगे है भारांकन या भार निर्धारण से हम किस तरीके से निर्देशांक का निर्माण कर सकते हैं, यहाँ पर डिटेल में दिया है। उसके बाद भार देने की 2 विधियां हैं, अप्रत्यक्ष विधि और प्रत्यक्ष विधि। साधारण और भारित निर्देशांक के उदाहरण में यहाँ पे अ दिया है साधारण मूल्य निर्देशांक। उदाहरण 2 में साधारण मूल्य निर्देशांक के निर्माण की विधि दर्शाई गई है। और ब है भारित निर्देशांक। उदाहरण 2 में चावल की 3 गुना, गेहूं की 6 गुना, कपड़े की 2 गुना और पेट्रोल तथा शक्ति की 1-1 गुना भार के उनके महत्व को देखते हुए प्रदान किया जाए तो भारित निर्देशांक निम्न प्रकार से बनेगा। इस तरीके से यह बनेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं निर्देशांक निर्माण करने की विभिन्न विधियां। तो निर्देशांक निर्माण करने की विभिन्न विधियां हैं। पहला इधर है अभारित और भारित। अभारित में सरल समूह विधि और क्या है यहाँ सरल मूल्यानुपात माध्य विधि। ठीक, और इसमें है भारित में है भारित माध्य मूल्यानुपात और भारित समूही विधि। तो अब इन विधियों के बारे में हम आगे देखेंगे कि अभारित क्या कौन सी मूल्य है, सूचकांक है। तो यहाँ देखेंगे सरल समूह विधि। सरल समूह विधि में हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, जहाँ पर P01 बराबर वर्तमान वर्ष का मूल्य निर्देशांक होता है, और समीशन P1 बराबर वर्तमान वर्ष के विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों का योग होता है, और समीशन P0 क्या होता है, आधार वर्ष की विभिन्न वस्तुओं के मूल्य का योग होता है। नेक्स्ट देखेंगे आगे एग्जाम्पल्स यहाँ दिया है। आप सभी को कई सारे एग्जाम्पल्स करने को मिलेंगे, 1-2 बार ट्राई करिएगा। ठीक, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप सभी को मिलेंगे। तो इस तरीके से गणना की जाएगी। गणना करने की विधि देख लीजिए। मैं अभी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन स्टेप अभी ये बुक का कंटेंट कंप्लीट करने के बाद ले आऊँगी। पहले आप सभी बुक के कंटेंट को देखिए, जो डाउट हो ज़रूर पूछिए। उसके बाद
फटाफट हम देख लेते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, इसलिए मैं उतना पढ़ नहीं रही हूँ। आगे अब इसके गुण व दोष बताए गए हैं। फिर है दूसरा सरल मूल्य अनुपात माध्य विधि। यदि आपको शॉर्ट टाइप आंसर देता है तो आप उसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, अगर लॉन्ग में दे रहा है तो लॉन्ग में बुक के कंटेंट द्वारा लिख सकते हैं। इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया गया है। फिर भारित निर्देशांक रचना की विधियां, थोड़ा ब्लर हो गया है पर साफ साफ दिख रहा है, मतलब पढ़ ले रहे हैं। तो भारित माध्य मूल्य अनुपात की विधि में पहले हम देखेंगे, इस विधि में सबसे पहले मूल्य अनुपात R ज्ञात किए जाते हैं। दूसरा है प्रत्येक मूल्य अनुपात के संगत भार W स्मॉल w से गुणा किया जाता है। भार प्रायः वस्तुओं की मात्रा के रूप में होते हैं या अन्य उद्देश्य के अनुसार निर्धारित होते हैं। तीसरा है गुणनफलों के योग को भारों के योग से भाग दे दिया जाता है। संकेत यहाँ पर दिया है, निर्देशांक PW बराबर P01 बराबर समीशन PV अपॉन P समीशन V या समीशन R कैपिटल R स्मॉल w अपॉन स्मॉल w। R या P मूल्य अनुपात होते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे इस तरीके से दिया है, एग्जाम्पल सॉल्व किया है। फिर एक अर्थशास्त्री लेस्पेरे की विधि बताई गई है। फिर यहाँ आपको दिया है डार्विस बाउले विधि भी दिया है यहाँ पर। उदाहरण भी फिशर विधि दिया है। फिर यहाँ एक साथ आपको दिया है लेस्पियरे विधि, पाश्चे विधि, बाउले विधि। निर्देशांक सूत्रों की उत्तमता के परीक्षण को देखेंगे यहाँ। तो पहला है समय उत्क्रमणीयता परीक्षण, दूसरा तत्व उत्क्रमणीयता परीक्षण, तीसरा है चक्री परीक्षण। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर फिशर सूत्र आदर्श सूत्र कहा जाता है क्योंकि इसके कुछ विशेषताएं हैं, इसलिए फिशर सूत्र को आदर्श सूत्र कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि फिशर सूत्र को आदर्श सूत्र क्यों कहा जाता है, तो इसकी कुछ विशेषताएं यहाँ दी हुई हैं, इसे आप लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है, कुछ अन्य निर्देशांक जैसे यहाँ श्रृंखला निर्देशांक, निर्वाह व्यय निर्देशांक, भौतिक मात्राओं के निर्देशांक यहाँ पे डिटेल में दिए हुए हैं। परिगणना की विधि बताई गई है। फिर आएंगे निर्वाह व्यय निर्देशांक, उपभोक्ताओं मूल्य निर्देशांक। फिर रचना विधि देखेंगे, रचना किस विधि से किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं।
फिर यहाँ अब एक्सरसाइज आ गया, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे देखने के लिए। शॉर्ट टाइप आंसर में आप सभी को देखिए, यहाँ पूछ रहा है निर्देशांकों का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए, निर्देशांक के कोई दो उपयोग बताइए, निर्देशांक बनाने की कठिनाइयाँ बताइए, श्रृंखला निर्देशांक के किसे कहते हैं, भारित निर्देशांक किसे कहते हैं। तो आप सभी टॉपिक को अच्छे से देखकर पढ़कर आंसर अपना खुद से बना सकते हैं। बुक के कंटेंट मिल गए हैं आप सभी को। यहाँ अब आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिया हुआ है। एलिमेंट्री स्टैटिक्स के सेमेस्टर के जितने भी चैप्टर थे यूनिट के, उन सभी चैप्टर्स के मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के एलिमेंट्री स्टैटिक्स प्लेलिस्ट में सेव की हूँ। आप सभी को अगर देखना हो एमसीक्यू क्वेश्चंस तो देख लीजिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके लिए हमेशा मदद रहेगी। अब आके देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आप सभी को क्वेश्चंस दिया है, खुद से इसको एक दो बार सॉल्व करिए, ट्राई करिए। यदि ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका सलूशन बताइए। थोड़ी तबीयत डाउन है इसलिए ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे हम काल श्रेणी का विश्लेषण। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।